आज हमारी डिस्कशन का पार्ट 3 है और इसमें हम नेक्स्ट 20 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 41 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोक। ये स्मोक क्या होता है, ये आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उन्होंने पूछा है कि उस फोटोकेमिकल स्मोक का बेसिक कंपोनेंट कौन सा होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर दिया है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 16 में गिवन है, या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपने किसी भी लेवल पे पढ़ी है तो उसमें ये स्मोक का टॉपिक आप पढ़ते हैं। स्मोक जब फोक के अंदर स्मोक मिक्स हो जाए, यानी कि फोक प्लस स्मोक, तो उसे स्मोक कहते हैं और उसमें ये एक्टिव केमिकल है। इसके बाद MCQ नंबर 42 है द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्जर्व्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। बिल्कुल बेसिक चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि मैस स्पेक्ट्रम में जितनी पीक्स आएंगी उतने ही उस एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे। तो नंबर ऑफ पीक्स हमें किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बताती हैं। करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 42 का क्या होगा, ए। इसके बाद आ जाएं 43 पे। अ रियल गैस ओबेइंग वैन डर वाल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इफ। अब ये चैप्टर नंबर 3 गैसेस फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, उसकी एक्सरसाइज का ये MCQ है। वैन डर वाल ने 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे। एक कांस्टेंट था B जो कि वॉल्यूम करेक्शन के लिए था, इट इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस, और दूसरा वॉल्यूम था A। ये कांस्टेंट भी डिपेंड करता है गैस की नेचर पे, और ये प्रेशर करेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगर इन दोनों की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो वैन डर वाल्स की इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन से रिजेंबल करेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। इफ़ बोथ A एंड B आर स्मॉल देन वैन डर वाल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, W के साथ आप डबल A कर लीजिएगा और सिंगल L आएगा यहाँ पे। इसके बाद MCQ नंबर 44, ये है BSc की फ़िज़िकल केमिस्ट्री से, थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर से। थर्ड लॉ थर्मोडाइनमिक्स का ये है कि अगर कोई परफेक्ट क्रिस्टल हो और हम टेम्परेचर को कम करते करते एक ऐसा टेम्परेचर अचीव कर लें 0 केल्विन, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ये अचीव नहीं किया जा सकता। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है एंट्रोपी भी कम होती है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है रैंडमनेस, और टेम्परेचर कम करने से रैंडमनेस दूर होती है। 0 केल्विन पे वो क्रिस्टल इतना ज़्यादा ऑर्डर्ड होगा, इतना मुनज़्ज़म होगा कि उसकी एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ज़ीरो एंट्रोपी। बिल्कुल किसी किस्म की कोई रैंडमनेस बाकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। अब हीट का एक यूनिट कैलोरी भी है, और 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.184 जूल के। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इसके बाद आ जाए MCQ नंबर 46 पे। ये सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में से है, और जिसे FSC की केमिस्ट्री आती हो वो इजीली इसे सॉल्व कर सकता है, बल्कि मैट्रिक लेवल की केमिस्ट्री में भी ये हो जाता है। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 10 ग्राम of sodium hydroxide dissolved per cubic decimeter of solution is। अब मोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स पर dm क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब में किसी सब्सटेंस के जितने मोल्स हों उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। इस क्वेश्चन में इन्होंने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 क्यूबिक डेसीमीटर में जितने ग्राम्स हैं वो गिवन है। तो ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मोलर मैस पर डिवाइड करेंगे। सोडियम का मैस होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस होगा 40। अब जब आप ये 10 जो मैस है इसका उसे डिवाइड करें 40 पे तो आंसर आ जाएगा 0.25। It means there would be 0.25 moles of sodium hydroxide in 1 cubic decimeter of solution,
और वही क्या होगी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 0.25। विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमिन द एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। ये जो डाइलेटोमेट्रिक मेथड है ये वॉल्यूम चेंजेस को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड किसी सब्सटेंस जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो उसकी एक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे रेडिएशंस का इंटरेक्शन होगा मैटर के साथ तो उनकी एब्जॉर्प्शन को यूज़ करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो स्पेक्ट्रोमेट्री है, बिकॉज इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अ लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ड अप बाय रेपिटेशन ऑफ स्मॉल सिंपल केमिकल यूनिट्स इज कॉल्ड। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एफएससी में आप पढ़ते हैं कि अगर एक छोटे मॉलिक्यूल जिसे मोनोमर कहते हैं वो रिपीट होता रहे और उसकी रेपिटेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए तो वो बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ। तो यहाँ तक आप देखें कि 48 MCQs हमने डिस्कस कर लिए और ऑलमोस्ट 2 और 3 MCQs जो BSc लेवल के हैं और BSc के भी ऐसे MCQs जो बंदे ने BSc का सिलेबस ना भी पढ़ा हो तो बेसिक सी बात उसे पता होती है वो पूछे गए हैं। अदरवाइज 2017 के पेपर में ये सारे के सारे MCQs FSC में से आए हैं। द कंपोजिशन ऑफ लाइट सोडा ऐश इज़। ये मैंने सर्च करने की कोशिश की, एग्जैक्ट इस नेम के साथ सर्च में तो इतना नहीं आया, लेकिन जो ये फॉर्म है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश। और जो कॉमन कंसल्ट करने के बाद आइडिया हुआ है कि अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल ना हो, सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो, ये एनहाइड्रस फॉर्म में हो तो इसे बोलते हैं लाइट सोडा ऐश, Na2CO3 एनहाइड्रस। फिर भी अगर आपको तहकीक करने के बाद पता चले कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस को ही लाइट सोडा ऐश कहते हैं। द फार्मूला ऑफ मोहर्स साल्ट। अगेन पेपर जो ओरिजिनल 2017 का मेरे पास है उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें .6H2O हो। पहला ऑप्शन यही था जो मैंने लिखा, बी ऑप्शन भी यही था, सी ऑप्शन में यहाँ पे 7H2O था, FeSO4 डाई अमोनियम सल्फेट और यहाँ पे 7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे। ये है पार्ट 1 की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस वाले हैं उनमें ये इंक्लूडेड है मोहर्स साल्ट का फार्मूला। और वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 6H2O। इसी तरह इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें तो आपको यही फार्मूला मिलेगा जिसमें .6H2O है। तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि जो करेक्ट ऑप्शन दिए हुए थे 4 उनमें यहाँ 7H2O था। तो अगर तो बाय मिस्टेक 7H2O आया है तो ऐसी सूरत हाल में सबको एक नंबर मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप मज़ीद सर्च कर लीजिएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग और सर्च के मुताबिक यहाँ पे .6H2O ही होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। और ये FSC की प्रैक्टिकल नोटबुक से आपको मिलेगा मोहर्स साल्ट का फार्मूला। चाइल्ड साल्ट पैट्री हैज़ द केमिकल फार्मूला। ये बेसिकली एक मिनरल है और ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर, आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 2 में है। सोडियम का मिनरल है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड साल्ट पैट्री। MCQ नंबर 52। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। ये ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक ऑर्बिटल s का, 3 p के और एक d का इन्वॉल्व होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो d सब शेल है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy होता है, dyz होता है, dxz होता है, dz² होता है, dx² dy² होता है। इन पांचों में से कौन सा ऑर्बिटल होगा
जो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा जो इफ़ेक्टिव मिक्सिंग करेगा sp3 के साथ। देखें, p के तीनों ऑर्बिटल किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग हैं, या px है या py है या pz है। तो d का वो ऑर्बिटल जो किसी एक एक्सिस के अलोंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप d के 5 ऑर्बिटल्स देखें तो dx2 dy2 x एक्सिस के अलोंग भी है, y एक्सिस के अलोंग भी है, काफ़ी ज़्यादा ये एक्सटेंडेड है। dxy क्या है, ये x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान में आता है। x और z जो है ये कंसनट्रेटेड है x और z के दरमियान, और एक और d का जो ऑर्बिटल है dyz वो y और z के दरमियान है। तो एक ऑर्बिटल d का ऐसा है जो अलोंग द एक्सिस है, वो ऑर्बिटल कौन सा है, dz2, और वही करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 52 का। इसके बाद आते हैं MCQ नंबर 53 पे। द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आपको BSc की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बुक में मिलेगा गैसेस वाले चैप्टर में, वो ये है 3PV/m अंडर रूट। लेकिन एक बात देखें कि PV इक्वल होता है RT के फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो PV को अगर आप रिप्लेस कर दें RT से तो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा 3RT/m। एक और चीज़ देखें कि जब यहाँ पे PV/m आ रहा है तो V/m क्या होता है, 1/d के इक्वल। कैसे, मैस बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो अगर इसका ऑपोजिट होगा V/m तो वो बन जाएगा 1/d। इसका मतलब है कि चाहे ये फॉर्म हो, बी ऑप्शन वाली फॉर्म हो या सी ऑप्शन वाली फॉर्म हो, ये तीनों एक ही चीज़ को लिखने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ इज़ ऑल आर करेक्ट। द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ ऑल आर करेक्ट। ये तीनों ही दुरुस्त जवाब हैं। द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टुवर्ड हायर वेवलेंथ इज़ कॉल्ड। ये UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 तरह के शिफ्ट्स होते हैं। अगर तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कर जाए लोअर वेवलेंथ की तरफ तो उसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक इफ़ेक्ट, और अगर लाइट की एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कर जाए हायर वेवलेंथ की तरफ तो उसे कहते हैं बैथोक्रोमिक इफ़ेक्ट। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जब लाइट हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगी तो ऐसे इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बैथोक्रोमिक इफ़ेक्ट। ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेगा। जब हमने फर्स्ट 20 MCQs डिस्कस किए थे तो वहाँ पे भी एक वेस्पर थ्योरी में से क्वेश्चन था। अब अगेन ये MCQ नंबर 55 वेस्पर थ्योरी में से है। एक सेंट्रल एटम होगा A जो कि X2 2 बॉन्ड्स बना रहा होगा, E3 उसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे। अब आपके सामने मैंने ये 4 ऑप्शन हैं, मैं सारों को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं करेक्ट ऑप्शन को सिर्फ पिक्चर के ज़रिए शो कर रहा हूँ। आयोडीन, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। आयोडीन में आपको पता है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर ये न्यूट्रल एटम हो तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयोडीन का ताल्लुक हैलोजन से है, ग्रुप नंबर 7A से है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। जब माइनस चार्ज है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से सिस्टम में आया है, तो हम कंसीडर करेंगे जो कि सेंट्रल एटम के पास 7 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 में से 2 ये बॉन्ड बना रहा है, एक इस आयोडीन एटम के साथ, एक इस आयोडीन एटम के साथ, तो 8 में से बाकी रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। तो इन 4 ऑप्शंस में से ये ट्राई आयोडाइड आइन ऐसा है कि जिसके E3 यानी 3 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड्स बना रहा है ये सिंगल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो एग्जाम्पल में आएगा AX2E3 कंपाउंड की, वो क्या होगा, ट्राई आयोडाइड आइन। MCQ नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। बारी बारी सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सियानो ग्रुप है, साइनाइड आइन पे चार्ज होता है -1, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो चार्ज हो जाएगा -6।
पोटेशियम पे होता है +1 और 3 है तो क्या हो जाएगा +3। अब ये +3 है, ये -6 है। अगर आयरन पे +3 होगा तो ओवरऑल सारे चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +3। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ऑप्शन नंबर ए इज़ +3। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। सोडियम, ये है हेक्साकार्बोनाइल कोबाल्टेट, सोडियम हेक्साकार्बोनाइल कोबाल्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। यह है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल होता है न्यूट्रल और ये हैं 6 ग्रुप्स। अब जो पेपर है 2017 का उसमें यहाँ 6 है, लेकिन मैंने काफ़ी सर्च किया है, मुझे ये कम्प्लेक्स तो नहीं मिला। मुझे कोबाल्ट का सोडियम के साथ एक कम्प्लेक्स मिला है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप 4 हैं। लेट से ये 4 भी हो जाएं या 6 हों, जो भी हों, ये न्यूट्रल है, चाहे 4 हो चाहे 6 हो, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ना माइनस ना पॉजिटिव, ये तो है न्यूट्रल। बाकी अब बचा सोडियम और कोबाल्ट। सोडियम का चार्ज होता है +1, तो कोबाल्ट का चार्ज -1 होगा, तभी इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 चार्ज आएगा जिसे बैलेंस करेगा ये सोडियम आयन। तो कोबाल्ट का चार्ज -1 और कोबाल्ट -1 चार्ज के साथ कम्प्लेक्सेस देता है। तीसरा ऑप्शन देखें, CN6। फर्स्ट ऑप्शन की तरह यहाँ पे भी इसका चार्ज होगा -6। पोटेशियम का चार्ज बनेगा मिला के +4, क्योंकि यहाँ पे K3 था, यहाँ पे K4 है। आयरन यहाँ +3 था, यहाँ +2 होगा, +2 और +4 मिलके +6 हो जाएगा। और सायानाइड का चार्ज है -6। तो आपने यहाँ पे जो चार्ज लेना है आयरन का वो है +2। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ये है इथाइलिन डाईअमीन, जिसे EN से लिखते हैं। ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है। अगर 3 हैं तो फिर भी इनका कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, जितने मर्जी हो जाए। क्लोरीन का चार्ज -1 है तो 3 का मिला के -3, इसको बैलेंस करेगा अगर कोबाल्ट का चार्ज हो +3। तो इस MCQ, ये जो ऑप्शन नंबर D है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +4। तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, बताएं इन सब में से किस ऑप्शन के अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं जी कि कोबाल्ट -1 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 57, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन रट्टा। ये चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 का, वहाँ पे काफ़ी सारे स्पायरेंशियली सोलबल साल्ट्स दिए हुए हैं, उन्हीं में से एक सिल्वर क्लोराइड है और वहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 1.8 × 10⁻⁻10 और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपने इसको याद करना है, कोई इसका कंसेप्ट के साथ ताल्लुक़ नहीं है। 2017 में उन्होंने सिल्वर क्लोराइड का पूछा है, 2020 में किसी और साल्ट का पूछ लें तो आई डोंट थिंक कि इस तरह के MCQ मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते। जस्ट आप इनको याद करें, रट्टा मारें जितना मार सकते हैं। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोल हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा है कि जो वुड है या जो ट्रीज़ हैं वो जब बरी हो जाती हैं तो बैक्टीरियल रिएक्शंस की वजह से वो वुड पीट में कन्वर्ट होती है, पीट लिग्नाइट में, लिग्नाइट बिटुमिनस कोल में, फिर वो सब बिटुमिनस कोल में, और उसकी फाइनल फॉर्म है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को ही एक्चुअली कोल कहते हैं। और इस फॉर्म तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ दूर हो चुकी होती हैं और मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोल हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसका करेक्ट ऑप्शन है एंथ्रासाइट। दिस फॉर्म हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। इन चारों फॉर्म्स के बारे में मज़ीद डिटेल्स आप स्टडी कर सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च करें, बुक्स में पढ़ लें। अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ अल्कीन कैन बी डिटेक्टेड बाय, देखें अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। जैसे ही उसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे ट्राई ब्रोमो अल्केन बनता है। अब होता क्या है कि ब्रोमीन का कलर होता है रेड या रेडिश ब्राउन। जब ये ब्रोमीन सारा अल्कीन से रिएक्ट कर जाएगा तो इसका कलर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने ब्रोमीन का सॉल्यूशन ऐड किया अल्कीन में और कलर उड़ गया
तो समझ जाएं कि अल्कीन है, तो अल्कीन की अनसैचुरेटेड नेचर को टेस्ट किया जा सकता है। अगर तो आपने बाकी एमसीक्यूज़ नहीं पढ़े, पहला एमसीक्यू पढ़ के ही एक्साइटेड हो गए और आपने फ़ौरन से इस पर ठा करके लगा दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि KMnO4 जो सोल्यूशन है, जब ये रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ तो ये डाईओल बनाता है और मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे +7 है, ये चेंज हो जाता है MnO2 यानी +4 में। तो जब मैंगनीज़ +4 में होता है उस वक़्त उसका कोई कलर नहीं होता, जबकि MnO4 में है उस वक़्त पिंक है। तो जब हमने ऐड किया इसका कलर पिंक था, जब अल्कीन के साथ रिएक्शन हुआ ये पिंक से क्या हो गया, कलरलेस। तो पिंक से ये कलरलेस हुआ, तो इससे भी हमें पता चलेगा कि हमारा सब्सटेंस अल्कीन था। तो अगर KMnO4 का सोल्यूशन डीकलराइज हो रहा है तो ये भी अल्कीन की प्रेजेंस को चेक करने का एक टेस्ट है। और तीसरा है ओजोनोलाइसिस। जिन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, वो दोनों कार्बन अलग अलग ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, जबकि अल्केन्स का ओजोन के साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अल्कीन्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं ओजोन के साथ रिएक्ट करवा के भी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ऑप्शन ही क्या हैं, दुरुस्त हैं। आज का लास्ट एमसीक्यू जो हमने डिस्कस करना है वो है एमसीक्यू नंबर 60। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री की उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम एनालाइट का एनालिसिस करेंगे जो कि बेस करेगा एनालाइट के मैस पे। इसका कंपीटिंग जो टेक्निक है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिटरमिन करके टाइट्रेशन करवा के उसकी मदद से अपने एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। लेकिन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम मेजरमेंट नहीं होगी बल्कि मैस की मेजरमेंट्स होंगी। इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप प्रेसिपिटेट बनाते हैं, प्रेसिपिटेशन के बाद आप डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद आप वॉशिंग करते हैं। लेकिन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आप टाइट्रेशन नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टाइट्रेटिंग, क्योंकि उन्होंने पूछा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होता। तो डाइजेस्टिंग भी है, वॉशिंग भी है, प्रेसिपिटेटिंग भी है। ये आप FSC की जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नोटबुक है वो देखें। तो इन 20 MCQs में से भी 2-3 MCQs ही ऐसे थे जो BSc लेवल के थे, और BSc लेवल के भी वो कि जिसने BS या MSc केमिस्ट्री की है उसको वो हर वक्त वो याद होते हैं, वो बातें कॉमनली एक जनरल नॉलेज का हिस्सा बन चुकी होती हैं उसकी केमिस्ट्री के हवाले से। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी अवेलेबल है। अगर आपने वो 40 MCQs की डिस्कशन नहीं देखी आप उसे भी देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 20 MCQs डिस्कस करेंगे 61 से लेके 80 तक, और लास्ट वीडियो में हम 81 से 100 तक केमिस्ट्री के रिटन टेस्ट में जो जनरल नॉलेज का पोर्शन था उसकी डिस्कशन करेंगे। अल्लाह ताला आपको सक्सेसफुल करे इस दुनिया में भी और उखरवी दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।